आदिवासियों की बात आती है तो बस्तर का जिक्र स्वतः ही यहाँ पर हो जाता है। कलेक्टर साहब, आपसे सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि शिक्षा ही समाधान, शिक्षा के मुद्दे को लेकर भी आज हम बहुत सारी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी कोशिश और एक बहुत अच्छा प्रयास आपने ज्ञानगुड़ी के माध्यम से यहाँ पर किया है, महत्वाकांक्षी योजना है और इसी ज्ञानगुड़ी से पढ़कर बहुत सारे बच्चों ने सफलता भी हासिल की है। अभी कुछ देर पहले जो सोरी साहब नीट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स की जो बात कर रहे थे, उन्होंने जो जिक्र किया था, उनमें भी बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने ज्ञानगुड़ी से ही शिक्षा हासिल की है और उन्होंने नीट क्वालिफाई किया है। तो ये कैसे प्रयास यहाँ पर हो रहे हैं शिक्षा की बेहतरी के लिए, छात्र छात्राओं की बेहतरी के लिए कैसे कोशिशें हो रही हैं, इस पर हम चाहेंगे कि आप थोड़ा प्रकाश डालें। सर्वप्रथम उपस्थित सभी वरिष्ठ जन और आईटी सर का और आदिवासी समाज से हमारे वरिष्ठ जन उपस्थित हैं, आप सभी का इस मंच से मैं स्वागत करता हूं। मैं समझता हूं कि शिक्षा जो है, जैसे आपने बोला जी, आपका कार्यक्रम का टाइटल भी है शिक्षा ही समाधान। किसी भी व्यक्ति के ज़िंदगी को संवारने के लिए और उसको आगे तक ले जाने के लिए शिक्षा काफ़ी इम्पोर्टेंट एक उपलब्धि हो जाती है। दूसरी बात, इसका एक और पहलू ये भी है कि अब वो क्वालिटी एजुकेशन कैसे दिया जाए जी, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन तो हर कोई प्राप्त कर ले रहा है एंड आज के जो कॉम्पिटिटिव एक वर्ड है, कॉम्पिटिटिव दुनिया है, उसमें अपने आप को हम लोग उस स्तर तक कैसे ले जाया जा सकता है जी, उसके आधार पर एक ज्ञानगुड़ी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया जिले में। लगभग 1 साल से ये संस्था जो है ज्ञानगुड़ी नाम से संचालित है। मुख्य रूप से हम लोगों ने कोशिश यही किया कि हमारे पृष्ठभूमि तो ये भी है कि हमारे पास बस्तर में कोई डॉक्टर्स, आप 10 लाख रुपए देने के बावजूद भी कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स या नॉर्मल डॉक्टर्स आके काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो इंजीनियर सोल्यूशन हम लोगों ने यही सोचा कि चलो बाहर से लोग नहीं आएंगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम अपना खुद का तैयार कर लेते हैं। जैसे माननीय प्रधानमंत्री हमेशा बोलते हैं कि मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, हम लोगों ने मेक इन बस्तर बोल दिया उसको, कि हम लोग अपना खुद का ही डॉक्टर्स तैयार करेंगे और हमारे डॉक्टर्स हमारे यहाँ पे सेवा करेंगे। तो इसी सोच के साथ इस एक ज्ञानगुड़ी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लाया। काउंसलिंग कराया गया बच्चों का, ताकि क्योंकि एक ईयर ड्रॉप भी करना होता है, काउंसलिंग कराया गया, काफ़ी केयरफुली बच्चों को चूज़ किया गया। पिछले सत्र में जो 23-24 का जो सत्र था, उसमें हम लोग 120-125 बच्चों को हम लोगों ने रेगुलर बैचेस में और क्रैश कोर्स के माध्यम के द्वारा उनको जो ट्रेनिंग एंड कोचिंग कराया गया, उसमें 64 बच्चे जो है क्लियर कर पाने में काफ़ी सफल रहे। एंड मैं इस बात को बोलता हूँ कि आज के दिन में कोटा तक जाने की ज़रूरत नहीं डॉक्टर्स बनने के लिए। हमारा ज्ञानगुड़ी भी काफ़ी है कि जहाँ पे हमारे इतने सारे बड़ी संख्या में हम लोग डॉक्टर्स तैयार करने में सफल हुए हैं। कम्प्लीटली निःशुल्क तरीके से प्रत्येक हफ्ता उनका टेस्ट वगैरह होता है, उसके आधार पर हम लोगों ने किया। इसी का ज्ञानगुड़ी में सिर्फ हम लोग डॉक्टर्स तक ही सीमित नहीं हुए। डॉक्टर्स का जितना यहाँ पे दिक्कत होता है, उतना ही दिक्कत जो है नर्सेस और अलग टेक्नीशियंस का भी होता है। तो फिजियोथेरेपी के हो गए या फिर अलग अलग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी हम लोगों ने कराया। बहुत खुशी होती है, अभी हाल ही में जस्ट अभी 2 दिन पहले ही पीएटी एग्जाम्स का हमारे पास रिजल्ट आया, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ से 23,000 से भी ज़्यादा बच्चों ने हिस्सा लिया था। उसमें 6वीं रैंक हमारे जिले से है। क्या बात। और मेरिट लिस्ट टॉप 100 में लगभग 18 लोग हमारे जिले से हैं। और ये सब के सब जो जितने भी हमारे बच्चे निकल के आए हैं, सब के सब ज्ञानगुड़ी के ही प्रोडक्ट्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारा जिस नियत के साथ इस योजना को, इस एक सपना को हम लोगों ने देखा था, आज के दिन में काफ़ी हद तक उसमें सफलता पाए हैं। इसका अभी दूसरा सत्र में 24-25 में हम लोग जब शुरू करने के लिए हम लोगों ने चिंता किया और विज्ञापन निकाले। इस बार हम लोगों ने सीट बढ़ा के 150 किया था, 150 सीट्स हम लोगों ने दिया था। एप्लीकेशंस टोटल हमको लगभग 1200 एप्लीकेशंस आए फ्रॉम ऑल ओवर छत्तीसगढ़। इस सरकारी संस्थान के ऊपर कितना विश्वास है लोगों को कि पूरे छत्तीसगढ़ से 1200 से ज़्यादा एप्लीकेशंस आए। मजबूरी में मुझे एंट्रेंस लेना पड़ा और उसमें हम लोगों ने इंश्योर कराया कि 50% से ज़्यादा सीट जो है हमारे इस अंचल के और आदिवासी बच्चों के लिए आरक्षित हम रखेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासी बच्चे जो है डॉक्टर्स बने, क्योंकि सपना है उनके पास में। बिल्कुल। और शिक्षा प्राप्त करने का योग्यता भी है, बट दिक्कत यह है कि उनको अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा। तो मुझे लगता है कि जैसे आपने बताया कि हम लोगों ने एक सार्थक प्रयास किया है एंड इस बार हम लोग 100 पार करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। जी।
एक बात कलेक्टर साहब आप से एक और ये भी है कि ये बात आपने बहुत महत्वपूर्ण कही कि करना तो बहुत कुछ बच्चे चाहते हैं लेकिन उन्हें ज़रूरी मार्गदर्शन या राह उन्हें नहीं मिल पाता है। हम लगातार जो पैनल डिस्कशन कर रहे हैं उसमें भी ये मुद्दा ये उठाया गया, बच्चों की तरफ से भी महत्वपूर्ण सवाल आए। तो मैं चाहूँगी कि आप क्या कुछ ऐसे प्रयास भी हैं या कुछ ऐसी योजनाएं भी हैं पाइपलाइन पर कि जहाँ पर ऐसे कुछ जो बच्चे 12th के बाद निकलते हैं क्या उन्हें करियर गाइडेंस मिल सके या कुछ मार्गदर्शन मिल सके, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं वो या तो 10वीं कक्षा के बाद अपना विषय चयन नहीं कर पाते, उसमें कंफ्यूज होते हैं, या फिर 12वीं के बाद अब क्या करें, क्योंकि स्कूल पढ़ते तक में सभी का लक्ष्य होता है ठीक है स्कूल करना है, लेकिन जब 12वीं कक्षा भी हो जाती तो 12वीं के बाद क्या ऐसे कोई प्रयास या इस संबंध में कोई योजना? एजुकेशन का जो मैंने बता दिया जी। ऑलरेडी, एंड लाइवलीहुड या फिर आजीविका के संबंध में किस तरीके की जॉब सिक्योरिटी गारंटी हम लोग दिला सकते हैं उसके प्रति लगातार काम हो रही है। जैसे हमारे लाइवलीहुड कॉलेज के माध्यम के द्वारा अलग अलग यूनिट्स जो है रोजगार कार्यालय, इनके माध्यम के द्वारा लगातार हम लोग रोजगार मेला आयोजन करते रहते हैं। स्कूल्स में हमारे जो प्रबुद्ध जीवी जो है जो जाते रहते हैं, करियर गाइडेंस करते रहते हैं। अभी हाल ही में हमारे पास रोजगार मेला जो लगी थी, बड़े तमिलनाडु से, बैंगलोर से, पुणे, महाराष्ट्र से भी लोग आए हुए थे रिक्रूटमेंट के लिए। बड़ी संख्या में हम लोगों ने वैकेंसीज भी रखा था एंड ऑलमोस्ट 350 के आसपास हम लोग चयन करवाने में सफल हुए हैं। इसके पहले जो लगातार एक साल में प्रत्येक महीना एक रोजगार मेला हम लोग करवा रहे थे, उसमें ऑलमोस्ट ये मान के जा सकते हैं कि 2000 से ज़्यादा लोगों को हम लोग अलग अलग गतिविधियों में एक रोजगार दिलाने में सफल हुए हैं। और करियर गाइडेंस भी उसी का एक पार्ट है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, करियर गाइडेंस जब आप करते हैं बहुत सारे लोगों के पास क्वालिफिकेशन रहता है, बट दिक्कत ये हो जाता है कि उनको उनके जो स्टडीज़ का जो बेसिस है उसके आधार पर नौकरियां जब अलग शहरों में या फिर अलग स्टेट्स में जब लगती है वहाँ पे वो लोग जाने में हिचकिचा जाते हैं। तो वो उसका भी हम लोगों ने इस बार टैकल करने की कोशिश किया है कि उनको एक गाइडेंस करें कि खास करके उनका जो अलग जिलों में या फिर अलग स्टेट में जब जाके काम करना होता है, बड़ी बड़ी शहरों में खास करके, उसको भी हम इस पूरे प्रयास में जारी किया है ताकि उन लोगों को मेंटल कंडीशनिंग भी हम लोग करें कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको खाना पीना, बोर्डिंग लॉजिंग तो वैसे भी फ्री में मिल जा रहा है, ऊपर से एक्स्ट्रा वेतन जो है बढ़ा के दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें करने के बाद काफ़ी अच्छी संख्या में रिटेंशन की कैपेसिटी भी हमारी बढ़ी है। तो आई एम प्रीटी श्योर कि करियर गाइडेंस में भी हम लोग धीरे से ही काफ़ी अच्छा स्ट्राइड्स हम लोग करने में सफल हुए हैं। जी, आईजी साहब आपसे अगला मेरा सवाल था, चूंकि अभियान को लेकर हमने बातचीत की, शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार से जो ज़रूरी अभियान चलाए जा रहे हैं उसको लेकर, जब आपके डिपार्टमेंट के और आपके विभाग की बात आती है, लोन वर्राटू अभियान है, पूना नारकोम अभियान है, ऐसे कई अभियान हैं, जिस प्रकार से नियत नीलानार भी अभी जो मुख्य रूप से चलाया जा रहा है, कुल मिला के मकसद मोटिव सिर्फ एक ही है कि लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना, या जो नक्सलवाद जो लगातार बढ़ता जा रहा है उन्हें भी मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिशें हो रही हैं। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति में ये भी देखा जाता है कि बच्चों का भी इन्वॉल्वमेंट, कहीं ना कहीं बच्चों को भी बरगला के उन्हें नक्सली चाहे बोले तो वो अपनी ओर में खींच लेते हैं, या उन्हें मुख्य धारा से या जिस राह पर वो चल रहे हैं उनसे वो भटका जाते हैं या भटका देते हैं। तो इसको लेकर हम चाहेंगे कि आप थोड़ा प्रकाश डालें। जी नमस्कार, एशियन न्यूज़ के सभी व्यूअर्स को और उपस्थित सभी को नमस्कार। जैसा देखा जाए तो विगत लगभग 30-40 वर्षों से जो नक्सल संगठन द्वारा एक साजिश के तहत बस्तर क्षेत्र को बाहर की दुनिया के संपर्क से वंचित रखा गया। संपर्क वंचित रखने के लिए अलग अलग उन्होंने हथकंडे को अपनाए थे। एक तो जैसा फिजिकली मतलब इस क्षेत्र को डिस्कनेक्ट करने के लिए सड़क पुल पुलिया नहीं बनने देते, यदि उस टाइप के यदि कोई कार्य होते उसका व्यक्तियों का या उनके साधन संसाधन को नुकसान पहुंचा जाता है, और पूर्व से जितना इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको भी नुकसान करने के लिए उनका एक साजिश रहा। साथ साथ जो मोबाइल टावर्स है उसको भी नुकसान पहुंचाने का एक कोशिश महोदय संगठन द्वारा की जाती। और तीसरा जो बच्चे को शिक्षा से वंचित रखने के लिए भी ये काफ़ी बड़ी एक साजिश के तहत देखा जाए तो तब से राज्य गठन हुआ, खासतौर पर वर्ष 2006-07 से लेकर 12-13 तक, उस अवधि में 215 से अधिक जो स्कूल आश्रम बिल्डिंग को महोदय द्वारा ध्वस्त की गए थे ताकि अंदरूनी क्षेत्र के बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाए। तब ये शिक्षित हो जाएगा, फिर ये सवाल करने लग जाएगा महोदय संगठन से, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं या ऐसा क्यों कर रहे हैं करके। इसलिए उन्हें शिक्षा से वंचित रखने के लिए इन टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डैमेज किए गए थे।
ये सब परिस्थिति को देखते देखते फिर शासन द्वारा ये निर्णय लिए गए थे। नक्सल समस्या का समाधान के दृष्टिकोण में हम सिर्फ एक मिलिट्री अप्रोच नहीं यानी अभियान संचालित करना पर्याप्त नहीं रहते, साथ साथ हम विकास कार्य को भी गति देना है और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को भी हमें फोकस देने करके पुनः सभी जो रोड, सड़क, पुल पुलिया सबका निर्माण प्रारंभ किए गए थे और इलेक्ट्रिफिकेशन, मोबाइल टावर्स का पुनः स्थापित करने का काम किए गए थे। और साथ साथ जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो पहले नक्सल समस्या कारण से बंद हुई है उन्हें पुनः प्रारंभ करने के लिए भी एक काफ़ी बड़ी फोकस्ड अप्रोच के तहत कार्रवाई की गई थी। देखा जाए तो विगत कुछ वर्षों में लगभग 350 से अधिक जो स्कूल नक्सल समस्या कारण से बंद हुई उसे पुनः प्रारंभ की गई या पुनः स्थापित की गई। उसके एक प्रमुख कारण ये भी है अंदरूनी क्षेत्र में जो नवीन सुरक्षा कैंप स्थापना करने के पश्चात एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सेंटर के रूप में हमारा प्रत्येक सुरक्षा कैंप अपना आप में एक समग्रित विकास केंद्र के रूप में काम करते हुए कैंप स्थापना के पश्चात सड़क, पुल पुलिया निर्माण के अलावा उन इलाका में जो प्राथमिक शाला है, आश्रम बिल्डिंग का भी निर्माण करने के लिए सुरक्षा दी गई थी और कई इस टाइप का एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पुनः प्रारंभ हो गई और उसके माध्यम से इलाका में भी एक सकारात्मक परिस्थिति हमको देखने के लिए मिल रहा है। क्षेत्र के युवा जागरूक होते जा रहा है, वो शासकीय नौकरी से लेकर अन्य जो एजुकेशनल मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में अवसर देकर आगे बढ़ रहा है। यदि हाल फिलहाल में भी अनेक जो सरकारी नियुक्ति के अलावा जो प्राइवेट जॉब्स में भी अंदरूनी क्षेत्र के बच्चे काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। यदि बस्तर फाइटर और अन्य जो डिपार्टमेंटल जो भर्ती में भी उन अंदरूनी क्षेत्र के बच्चे का काफ़ी अच्छा योगदान रहा। इस प्रकार हम बस्तर क्षेत्र में अभी वर्तमान में एक बदलता हुआ परिस्थिति हमको एक सकारात्मक परिवर्तन देखने मिल रहा है और निश्चित रूप से आने वाले समय में शिक्षा और कनेक्टिविटी के माध्यम से बस्तर क्षेत्र के एक नया पहचान, एक आइडेंटिटी प्राप्त होगा। आइए साहब, जैसा कि आपने बताया कि 350 स्कूल जो कि बिल्कुल या तो तोड़ दिए गए थे या पूरी तरह से ख़त्म कर दिए गए थे और ये भी उन ताकत के द्वारा किए गए थे जिससे पूरा छत्तीसगढ़ परेशान था, जिसके कारण छत्तीसगढ़ की बाहर भी इमेज खराब हुई थी या जो भी था। आप लोगों के पास सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि न केवल इस समस्या से निपटना प्लस जो बच्चे हैं उनको मुख्य धारा में जोड़ते हुए वापस शिक्षा के प्रति अग्रसर करना है। तो यहाँ सबसे बड़ी बात है जिस सवाल को लेकर हम सब लोग यहाँ बैठे हैं कि क्या शिक्षा ही समाधान है, शिक्षा ही आखिरी समाधान है। तो हम सब इस बात को तो मानते हैं कि शिक्षा के द्वारा ही हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इस शिक्षा के द्वारा आगे बढ़ने के साथ ही हम आपसे और ये सारे बच्चे भी ये जानना चाहते हैं कि शिक्षा के साथ लक्ष्य क्या बनाया जाए जिससे कि हम उस जगह तक जा सकें। तो वो टारगेट्स क्या होने चाहिए बच्चों के? बस्तर क्षेत्र की शांति, सुरक्षा एवं विकास हम सबके एक संयुक्त जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी में सबसे बड़ी भूमिका है जो क्षेत्रीय जनता का होगा, खासतौर पर जो युवा वर्ग, जो छात्र छात्रा उनका होगा। बाकी अन्य जो सरकारी संस्था है, जो पुलिस विभाग हो गई या सुरक्षा बल, अन्य जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल होगी, जिला प्रशासन हो गई, जनप्रतिनिधि हो, अपना अपना भूमिका तो निभाएगा, लेकिन जो मूल एक योगदान होगा क्षेत्र की जो जनता का होगा। ये योगदान तब संभव होगा तब वो कुछ जागरूक होगा। जागरूकता के लिए शिक्षा बहुत बुनियादी चीज़ होते, तब तक ये शिक्षित नहीं होगा फिर बाहर की दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, माओवादी किस साजिश के तहत उनका ट्रैप में फंसा जा रहा है, ये सब जानकारी होना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए शिक्षा एक बुनियादी चीज़ होते। इसी को देखते हुए हम जितना भी अभी नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित की जा रही है शासन के नियत निर्धारण कार्य योजना के तहत, जो एक एक कैंप की जो 5 किलोमीटर रेडियस में जितना भी पॉपुलेशन की आधार पर प्राथमिक शाला से लेकर माध्यमिक शाला और हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो जो संभव होगा उन सब एजुकेशनल सुविधा देने के लिए, और साथ साथ यदि कोई बच्चे उनका इच्छा है मतलब और आगे बढ़ने के लिए वो अपना ब्लॉक मुख्यालय और जिला मुख्यालय तक जाना भी उनके लिए आवश्यकता पड़ते। उस काम के लिए हम पुल पुलिया निर्माण, सड़क निर्माण, ये सब कार्य भी अभी कई शहादत होने के बावजूद भी हम इस कार्य को अंजाम दिया और अभी इस विषय को देखकर काफ़ी संतुष्ट लगते हैं। मतलब तब बच्चे अभी उन सड़क को इस्तेमाल करके अपना हायर एजुकेशन के लिए या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए जो ब्लॉक मुख्यालय, जिला मुख्यालय तक जा रहा है और अन्य नया अवसर के तलाश में बाहर निकल रहा है। और बाहर के लोग भी अभी अंदर जाना लगे। जैसा यदि पहले यदि कोई सड़क नहीं होते फिर शिक्षाकर्मी हो या उनके सुपरवाइजरी ऑफिसर हो अंदर तक जाकर अपना काम को करने भी संभव नहीं होते। अभी ये विषय को हम देखने के लिए मिल रहा है।
काफ़ी बड़ी संख्या में जो टीचर्स है, जो शिक्षा विभाग संबंधित अधिकारी कर्मचारी अंदर तक जाकर निवास भी कर रहा है और अपना कार्य को भी अंजाम दे रहे हैं। इस प्रकार निश्चित रूप से आप जिस तरह से उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, वो हर जगह जाके अंदरूनी इलाके में भी काम कर रहे हैं। मैं जो एक बात पूछना चाह रहा था, और कलेक्टर साहब भी यहाँ मौजूद है, आईजी साहब से मैं करीब तीसरी या चौथी मेरी मुलाकात है ये बस्तर में ही, जगदलपुर में। अब जैसे मैं आईजी साहब से मैं पहली बार मिला था, मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था, निस्संदेह कि जब उनसे मैं बात कर रहा था, कई सारी चीज़ों के बारे में मुझे जानने समझने को मिला। आईजी साहब, आपके पास जगदलपुर में मतलब मेरे ख्याल से करीब करीब पिछले 5-6 साल से ज़्यादा हो गए हैं, और शायद आप लोगों के साथ हैं, कितने ही बच्चे जो हैं यहाँ बैठे हैं वो आपको फॉलो करते हैं कि वो शायद आप जैसा बनना चाहते हैं, या आपको टारगेट्स में रखते हैं कि हमें सुंदराजन साहब जैसा बनना है। मैं बच्चों से यही पूछना चाहूँगा कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो आईजी साहब जैसा बनना चाहते हैं, आईजी साहब तक पहुँचना चाहते हैं? अपना हाथ खड़े करें प्लीज़। काफ़ी सारे बच्चे हैं जो आपको फॉलो करते हैं और आप तक जाना चाहते हैं, और वो सारी चीज़ें मैं चाहूँगा कि शायद ये तो फिर भी यहाँ पे कम बच्चे बैठे हैं कि छत्तीसगढ़ में ऐसे कई बच्चे, और खासकर बस्तर में, जो आपको फॉलो करते हैं कि इतनी बेहतरी से आप न केवल सारी समस्याओं को हल करते जा रहे हैं, लोगों को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ और बच्चों को आगे बढ़ाने पर भी ध्यान देते हैं। एक सबसे अहम सवाल मैं कलेक्टर साहब से भी करना चाहूँगा कि आप जो भी एक नया कंसेप्ट लेके आए हैं यहाँ पर एजुकेशन का बस्तर में, और आपने बताया कि आपको सीटें भी बढ़ानी पड़ेगी, और आपके बच्चे न केवल मेरिट में आए हैं और छत्तीसगढ़ के बच्चे उनसे प्रोत्साहित होकर आपने जो भी सीट्स थे उनको बढ़ाया, तो उसमें करीब 1200 फॉर्म्स आपके पास आए हैं। और निस्संदेह जो आपने एक बात कही कि अब कोटा या कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, हम ही काफ़ी हैं, हमारे जो एजुकेशन देने वाले वही काफ़ी हैं। बशर्ते बस आपको आगे आना है, आपको अपने लक्ष्य बनाना है, और आप निश्चित रूप से वहाँ तक पहुँच सकते हो। मंडावी साहब जो अभी निगम आयुक्त साहब थे यहाँ बैठे थे, और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि आपको तय करना है कि आपको वहाँ जाना है। उन्होंने CGPSC का अच्छा एग्जाम्पल भी दिया था कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस कई बार कुछ गलत चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं तो गड़बड़ा जाता, उनका भी गड़बड़ाया था, और एक पुस्तक का उन्होंने उदाहरण भी दिया था सीक्रेट का, और कैसे वो पढ़ के आगे हुए। कलेक्टर साहब से मैं दरअसल उन्हीं की बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा। जो कंसेप्ट है आज बस्तर में हो, उस बस्तर से आप छत्तीसगढ़ में उसको कहाँ तक और कैसे ले जाना चाहिए? ये रही बात ज्ञानगुड़ी की, अब ऑफकोर्स उसी पॉइंट पे हम लोग बात कर रहे हैं। इसका मैंने इम्पैक्ट को दिखाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही उसका उद्घाटन जो है अभी जनवरी में कराया गया था। इससे जो है इसका इम्पैक्ट बताने में मुझे काफ़ी हर्ष होती है जब इसका माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्घाटन के पश्चात हमारे रिजल्ट्स आने के पश्चात ओडिशा के और छत्तीसगढ़ के लगभग तमाम जिलों से टीम्स आके इसको, इस पैटर्न को, इस पूरे किस तरीके से इसको पूरा संचालित किया जा रहा है विदाउट एनी फर्स्ट, हम लोग किसी भी तरीके का शुल्क उसके ऊपर नहीं ले रहे हैं, और एविडेंटली हम लोग रिजल्ट्स देने में सफल भी हुए हैं। इस मॉडल को किस तरीके से हम लोग क्रियान्वयन कर सकते हैं, इसका स्टडीज़ जो है अलग अलग ज़िले जो है किए हैं, छत्तीसगढ़ के भी और उड़ीसा के केओंझर, आपके कोरापुट, मलकानगिरी, नवरंगपुर, जगल में जो ज़िले हैं वो लोग भी आके अपना टीम्स भेज के यहाँ पे स्टडी करके गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि जैसे आईजी सर भी बता रहे थे कि यहाँ की दशा और दिशा बदलने के लिए उच्च शिक्षा काफ़ी ज़रूरी है। ऐसे में उसका गुणवत्ता युक्त और उस कॉम्पिटिटिव रेडीनेस के साथ हम लोग उसको तैयार करेंगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट यील्ड होगा उसमें। और इस मॉडल का सफलतम क्रियान्वयन तब भी हो सकता है जब ये मॉडल जो है एक तो रिजल्ट देना शुरू करे, पहली बात, दूसरी बात उसका जो रेप्लिकेशन जो है अलग जिलों में होते जाए, वहाँ के अनुकूल के हिसाब से वहाँ पे होता जाए। इससे मुझे लगता है कि ये पूरा मॉडल जो है पूरा छत्तीसगढ़ में लाया जा सकता है। बहुत बढ़िया बात है ये, और निश्चित रूप से जिस तरह से एक नई चीज़ लेके आए हैं आप, इससे पहले भी कुछ IAS जो जिनको मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ वो नई नई चीज़ें लेके आए थे। OP चौधरी जी यहाँ आए थे, कुछ समय रहे थे, तो वो भी कुछ बस्तर के लिए कुछ नया करके गए थे। आप और सुंदराजन साहब तो कर ही रहे हैं लगातार। रजत बंसल आए थे, वो कुछ और कर गए। मुझे लगता है कि बस्तर में जो भी आता है उसके लिए शायद ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ बहुत कुछ करना है, अंदर से ही बहुत प्रेरित होता हूँ। उसके लिए कलेक्टर, SP, IG या संभागायुक्त तो कोई मायने नहीं रखते वो पोस्ट, उसको ऐसा लगता है कि मुझे जो कुछ करना शायद नहीं करना। तो आप लोग काफ़ी भाग्यशाली हैं कि आप लोगों को ऐसे अफसर्स भी मिलते हैं जो आपके लिए काम भी करते हैं। निश्चित रूप से चीज़ें आगे बढ़ती है। नहीं, ये लोग नहीं है, मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। मुझे ऐसे जगह पे
अपना कुछ योगदान देने का एक मौका मिला है। एंड क्योंकि इस पूरे क्षेत्र का एक भारत का बहुत बड़ा हिस्सा जो है काफ़ी सालों से या तो अनदेखा रहा है या फिर बहुत अलग अलग तरीके से उसको किनारे कर दिया गया था। अभी समय आ गया है कि बस्तर को उस स्टेज में जाके खड़े होने का जहाँ पे यहाँ के जो आदिवासी रीति रिवाज को ध्यान में रखते हुए लोगों को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, वो स्पेस अभी क्रिएट हो रहा है। और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि वो जो ट्रांसफॉर्मेशन का एक टाइम पीरियड में मैं भी इसमें शामिल था बोलने के लिए। थैंक यू। कितनी अच्छी बात है। आईजी साहब, आपसे सवाल था मेरा। अभी कुछ देर पहले हमने नक्सलवाद को लेकर भी बात कही है और उसके खात्मे को लेकर कैसे प्रयास हो रहे हैं लगातार, ये भी हमने आपके माध्यम से जाना है। ये बात लगातार निकलकर सामने आती है कि पुलिस हमेशा ग्रामीणों के बीच, आदिवासियों के बीच समन्वय स्थापित करने की भरपूर कोशिश करती है, लेकिन अंदरूनी जगहों की जब बात आती है और हम शिक्षा को लेकर जब बात कर रहे हैं, अंदरूनी जगह पर अगर स्कूल खोले जाने के प्रयास होते हैं, जब छात्र छात्राएं अपने घर से बाहर निकलती, तो कहीं ना कहीं उनके मन में काफ़ी ज़्यादा डर रहता है इस बात को लेकर कि कहीं उनके साथ में कोई दिक्कत ना आ जाए, नक्सली उन्हें पकड़ ना ले। तो ऐसे में किस प्रकार से समन्वय स्थापित किया जाता है और कैसे आदिवासियों को, चाहे ग्रामीणों को, ये समझाइश देने की कोशिश होती है कि किस प्रकार से वो निडर होकर स्कूल जा सकते हैं या कहीं और अपने रोजी रोटी के लिए वो आगे निकल सकते हैं, बढ़ सकते हैं आगे? एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए बस्तर संभाग के अंतर्गत शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन अपना तरीके से शासन के निर्देश अनुसार काम करते हैं। जो पुलिस और सुरक्षा बल, उनका प्रमुख भूमिका इसमें है जो एक सुरक्षित वातावरण निर्मित करना, ताकि बच्चे बिना किसी प्रकार का संकोच, बिना किसी प्रकार का डर स्कूल तक जा सकता है और अपना पढ़ाई को आगे ले जा सकता है। जिसके लिए महोदय द्वारा पूर्व में, जैसा मैंने बताए थे, एक साजिश के तहत मतलब क्षेत्र के बच्चों को एक फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से दूर रखने के लिए, उनसे वंचित रखने के लिए अनेक प्रकार का जो हिंसात्मक गतिविधि का अंजाम दिया गया, स्कूल का तोड़फोड़ तक की गई थी। उसके अलावा जो स्कूल तक जाना आना रास्ता को भी ब्लॉक की गए थे। जैसा उदाहरण स्वरूप मैं ये बताना चाहूँगा, जैसा 3 साल पहले की बात है, तब हम लोग इधर से बीजापुर जिला का बासागुड़ा से लेकर जगरुंडा के बीच में रोड को बनाने के लिए जो काम प्रारंभ किए गए थे, उस दौरान हम लोग एक स्थान पर जो खड़े होकर देख रहे थे, उधर काफ़ी बच्चे मतलब अंदर जैसा सिलगेट टेकलुगडम से बासागुड़ा जो स्कूल तक उनका आना है, जो बरसात के समय थे, नदी नाला काफ़ी भर गए थे। वो बच्चे जैसा अपने गांव से आ रहे थे, नाला के अंदर उतर रहे थे, फिर पुनः बाहर आकर फिर अगले 400-500 मीटर में दोबारा एक और नाला रहते, जैसा जो छात्र तो मतलब अपना शर्ट वगैरह खोल कर तो मतलब अंदर उतर कर बाहर आ रहे थे, फिर जैसा सभी नाला पार करने के बाद शर्ट पहनकर वापस क्लासरूम जा रहे थे। लेकिन जो बच्चे वो भी नहीं कर पाते, काफ़ी उनका जिस तरीके से उसी गीला कपड़े से फिर पूरा 3-4 नाला पार करके वापस स्कूल तक जाकर बैठकर पढ़ना पड़ते, फिर उसी कंडीशन में वापस घर भी जाना पड़ते। इस टाइप के एक काफ़ी कुछ कठिनाई को देखना सामने करना पड़ रहा था उनका। फिर हमने तय किया था मतलब हम किसी भी कीमत में जो 3-4 बड़ी ब्रिजेस है उसको कंप्लीट करना और सड़क का काम को पूर्ण करने करके, फिर उस समय भी जो नक्सल ने अपना समर्थक लोग के माध्यम से ये प्रोटेस्ट भी किए गए थे, ये सड़क नहीं बनना चाहिए, ये ग्रामीण के सहमति के बिना सड़क बनाया जा रहा है, सुरक्षा बल अपना काम के लिए सड़क को पूर्ण करना चाह रहा करके, फिर हम सभी ग्रामीण से संपर्क किया, उनका सही बात को उनसे तक जानकारी लेकर गए थे। मतलब ये सड़क रहे नहीं रहे, हम अपना काम करते रहेंगे, लेकिन ये सड़क आपकी बच्चे के, उनकी भविष्य के लिए बनाया जा रहा है करके उन्हें कन्विंस किए गए थे। उस सड़क निर्माण के दौरान हमारा कई जवान का शहादत भी हुआ। ये जो पोस्ट है अभी भी जो कैंप सुनील पोस्ट नाम पर निर्माण की गई थी, क्योंकि उस पुल पुलिया काम के सुरक्षा के समय एक सीआरपीएफ जवान जिसके नाम सुनील कुमार है, उनकी शहादत हुआ। फिर उसी पुलिया के ऊपर ही हम कैंप बनाए थे, उसका नाम भी सुनील पोस्ट रखकर जो 7-8 महीने बाद वो पुल का कंप्लीट भी किया थे। आज यदि हम उस रोड पर खड़े होकर देखेगा, प्रतिदिन कम से कम 300-400 बच्चे स्कूल आते जाते मतलब साइकिल में अपना कंफर्टेबल एक सिचुएशन में आना जाने की स्थिति हमको देखने को मिल रहा है। तो उसी समय हमको जो शहादत जो हुआ है उसके एक अर्थ निकल कर आते, मतलब जो हमारा जवान कई उनका जो जान का कुर्बानी दिया, क्षेत्र की जनता भी जो नक्सल की इस विचार के खिलाफ लड़ते लड़ते अपना जान की शहादत दिया। इस टाइप का काफ़ी संघर्ष के बाद ये स्थिति हम आज की डेट में पहुंच पा रहे थे। ये बस्तर के एक सकारात्मक जो
परिस्थिति हम धीरे धीरे देखने के लिए मिल रहा है। और निश्चित रूप से आने वाला समय में जो युवा शक्ति उनके माध्यम से बस्तर के लिए एक नया आइडेंटिटी भी मिलेगा और जिससे जनता के मंशानुरूप क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित होकर नक्सल समस्या का खात्मा होकर हम आगे ले जा सकता है। और उसके लिए पुनः मैं इस बात को इंसिस्ट करना चाहूँगा, उसका शिक्षा एक बहुत बड़ी ताकत है। तब तक लोग शिक्षित नहीं होगा, जागरूक नहीं होगा, ये लक्ष्य प्राप्त होना संभव नहीं होगा। और तब शिक्षित होगा मतलब कई बार हमारे खिलाफ भी सवाल करते वो स्वीकार है, जैसा तब जनता शिक्षित होगा मतलब इंट्रैक्शन में हमसे भी पूछते मतलब आप ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों नहीं कर रहा करके। ये बात काफ़ी एक स्वागत योग्य है ताकि हमसे भी सवाल करे, प्रशासन से भी सवाल करे और सेम टाइम जो नक्सल या उनके समर्थक लोग उनकी विचारधारा से भी सवाल करें, फिर ये समस्या को हम समाप्त कर सकता है। उसी दिशा में काफ़ी मजबूती से हम आगे बढ़ रहा है। हम पूरा विश्वास आने वाला बहुत जल्दी बस्तर क्षेत्र में नक्सल समस्या का खात्मा होगा और हम एक नया बस्तर को सब देखने के लिए मिलेगा। एक और महत्वपूर्ण सवाल आपसे आईजी साहब ये भी था कि एक लंबा वक्त हो चला है आपको बस्तर में रहते और अपनी सेवाएं देते, तब में और अब में क्या कुछ और कैसी स्थिति देखते हैं? क्योंकि तब में काफ़ी ज़्यादा अभाव था जिस पर प्रभाव बिल्कुल भरपूर डाला गया है, तो अभाव में प्रभाव कितना कारगर हुआ है, ये एक सवाल। और दूसरा अगर देखा जाए तो बस्तर समृद्ध है, आदिवासी समृद्ध है, वन संपदा को लेकर, खनिज संपदा को लेकर, लेकिन लगातार इनका दोहन हो रहा है। तो इसको कैसे सुरक्षा के दृष्टिगत से कैसे आप देखते हैं और कैसे इसे बचाया जा सकता है, कैसे इसे रोका जा सकता है? बस्तर क्षेत्र तो मतलब नेचुरल रिसोर्सेज से काफ़ी लाइक वेल डेवलप्ड है, मतलब जो काफ़ी रिच है नेचुरल रिसोर्स है। जैसा नक्सल समस्या के कारण से मतलब कई बार ये रिसोर्सेज को हम जनता की यूटिलिटी के लिए सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाए थे, लेकिन शासन का भी जो नक्सल समस्या के समाधान के लिए 3 प्रमुख जो एक कंपोनेंट है, उसमें तो एक तो ऑपरेशनल क्षेत्र की जनता का एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करने के हिसाब से उन्हें शिक्षित करना, उन्हें रोजगार का अवसर देना है और काफ़ी उनका ह्यूमन रिसोर्स इंडेक्स को डेवलप करने के लिए अनेक प्रकार की जो कार्रवाई की जा रही है। उसी हिसाब से देखा जाए तो मतलब बस्तर क्षेत्र के जो जितना भी हमारा नेचुरल रिसोर्सेस है आने वाला पीढ़ी के लिए उसका उनकी डेवलपमेंट के लिए और इस क्षेत्र के विकास के लिए काम आएगा। और उसी दिशा में देखा जाए तो फिर कनेक्टिविटी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। अभी हमारा रोड कनेक्टिविटी से लेकर फ्लाइट कनेक्टिविटी भी अभी बस्तर संभाग मुख्यालय अभी हैदराबाद से, रायपुर से, बिलासपुर से, जबलपुर और दिल्ली से कनेक्टेड हो गया। आने वाले समय और कनेक्टिविटी का विस्तार हो सकता ताकि इधर टूरिज्म से लेकर और अन्य जी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी कुछ प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ सकता है, जिससे क्षेत्र के युवाओं को एक अवसर मिलेगा। और हमेशा शिक्षा को हम नौकरी के रूप से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, शिक्षा इस दिशा से भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। मतलब लोग अपने आप को समझ सकता, मतलब खुद की कितना कैपेबिलिटी है और क्षेत्र के क्या कुछ समस्या है, उसका समाधान कैसे ढूंढा सकता है, ये शिक्षा इसीलिए जरूरी है। मतलब नौकरी तो मतलब ठीक कई लोग का शासकीय नौकरी मिलेगा, कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकता है, कई लोग जो कृषक रूप में भी काम करना चाहेंगे उसके लिए भी शिक्षा जरूरी है। मतलब अच्छा पढ़े लिखे किसान भी सामान्य किसान की तुलना में काफ़ी अच्छा काम कर सकता है। क्षेत्र की भलाई के लिए शिक्षा जरूरी है, इसलिए मतलब बार बार हम इस पॉइंट को इंसिस्ट करते हैं, जो क्षेत्र की जनता जितना ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और अपने आप को जागरूक करे, उसी से बस्तर क्षेत्र का हम एक भविष्य थोड़ा मजबूत और सुरक्षित बना सकते हैं। एक सवाल मेरा कलेक्टर साहब से है कि हायर एजुकेशन में बच्चों के लिए आपने ज्ञानगोड़ी करके जो पहल की है, बहुत अच्छी पहल है, रिजल्ट शायद आपको आ भी रहे हैं और अच्छे उम्मीद भी कर रहे हैं। स्कूली शिक्षा के लिए आप बच्चों के लिए क्या नया करने जा रहे हैं? किसी क्या पहल है जो वाकई में इसी की तरह एक यादगार बने लोगों के लिए? अभी हाल ही में जिस कल की बात है कि छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि उनके पास ही अभी स्कूल शिक्षा विभाग भी है, एक मेगा पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग आयोजन किया गया था। हमारे ज़िले में 266 संकुल हैं और प्रत्येक संकुल में पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि बड़ी संख्या में पेरेंट्स जो हैं, बल्कि हमेशा से करिकुलम में रहा है, बट उसको एक यात्रा के रूप में हम लोगों ने मनाया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा उनके जो बच्चों के प्रति उनका क्या सोच है और बच्चे क्या कर रहे हैं घर में, यहाँ से जाने के बाद वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ से जाने के बाद यहाँ क्या हो रहा है, उसको देखते हुए हम लोगों ने उसको ऑर्गेनाइज कराया था। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और उसी कड़ी में दूसरा जो है, हमारे जैसे स्कूली बच्चे जो है, खास करके छात्रावास और आश्रमों में हमारे बच्चे जो पढ़ाई करते हैं,
उनका एक तरीके से जैसे जिस तरीके से कॉम्पिटिटिव दुनिया बढ़ती जाती है उस तरीके से अलग अलग तनाव भी आपके ऊपर आना शुरू हो जाता है। उसको लेके हम लोगों ने एक मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के कारण से बहुत सारे बच्चे जो है कम उम्र में डिप्रेशन के उसमें हो जाते हैं, या ऐसे कोई चीज़ उनके ऊपर गुजरता रहता है बट वो लोग बता नहीं पाते, क्योंकि हम लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में खुल के ना तो लोगों को जानकारी है इसके बारे में, ना तो उसके बारे में खुल के बात कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग समझ भी नहीं पाते। अगर कोई खुल के एक्सप्रेस भी कर लिया उसको समझ नहीं पाते। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग मनोबस्तर एक इनिशिएटिव लॉन्च करने जा रहे हैं अभी आदिवासी दिवस के दिन ही, क्योंकि वो आदिवासी बच्चों के लिए ही है। हमारे छात्रावास आश्रमों में जितने भी हमारे छात्र छात्राएं हैं उनके मेंटल हेल्थ को सुधारने के लिए, इश्यूज अगर है उसको टैकल करने के लिए, और एक तरीके से अपना एक मानसिक तनाव को किस तरीके से दूर किया जा सकता है इसके बारे में एक मटेरियल्स हम लोगों के पास रेडी होके आ गया है। यूनिसेफ इसमें पार्टनर के रूप में काम करेगी, और पुणे की एक इंस्टीट्यूट है मडिवाला हेल्थ इंस्टीट्यूट, उनके द्वारा भी एक सपोर्ट हमारा किया जाएगा। प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय में हमारे पास MSWs रहेंगे और जिला स्तर पर काउंसलर्स और साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट रहेंगे जो प्रत्येक बच्चे का एवैल्यूएशन करेंगे और उनके मेंटल हेल्थ के बारे में जानकारी पहुंचाया जाएगा, क्योंकि इनके लिए मेंटल हेल्थ इसीलिए ज़रूरी है, खास करके छात्रावास और आश्रमों में पढ़ने वाले बच्चों को। समस्या ये हो जाती है कि यहाँ पे कम्प्लीटली डिफरेंट वातावरण हो जाता है हॉस्टल्स में, एंड घरों में जिस तरीके से वो रहते हैं वहाँ पे डिफरेंट वातावरण हो जाता है। उस वातावरण से इस वातावरण में आने के बाद एक तो अकेलापन महसूस होना शुरू हो जाता है, दूसरा जो है अचानक से आपको एडजस्ट भी करना पड़ता है, उसके साथ आपको प्रत्येक दिन के दिनचर्या के साथ आपको भागा दौड़ी भी करना पड़ता है। हर किसी का व्यक्तित्व उसके साथ में भागा दौड़ी के लायक नहीं होता, बहुत सारे लोगों को हमारा मदद भी ज़रूरत होता है। तो ऐसे में ऐसे ज़रूरतमंद बच्चों के लिए ये इनिशिएटिव जो है अभी परसों हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। ये हम लोग मुझे लगता है काफ़ी एक बहुत बड़ा गेम चेंजर जो है खास करके हमारे रेजिडेंशियल स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए रहेगा। सिमिलरली हमारे जो ये हमेशा से बात आती है कि छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की कमी होती है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस बात को बताया है कि युक्तिकरण होगी। हमारे पास अतिशय शिक्षकों की संख्या कम नहीं है, ज़्यादा ही है, बट युक्तिकरण होगी। इस बीच में हम लोग एक स्टॉप गैप मेजर तो करना पड़ेगा, जब तक होता रहेगा तब तक कैसे होगा। तो हमारे ज़िले में 186 हाई स्कूल और सेकेंडरी स्कूल्स हैं। यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी 100% इसके यहाँ पे आपका डिजिटल डिस्प्ले वाला बोर्ड्स ऑलरेडी लगा हुआ है, प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं, इंटरेक्टिव पैनल्स लगे हुए हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो छत्तीसगढ़ एजुकेशन CBSE का बोर्ड का जो सिलेबस है, सब चीज़ ऑलरेडी हमारा ऑनलाइन रिकॉर्डेड है। तो जहाँ पे हमारे पास किसी शिक्षक की कमी है या फिर शिक्षक उस दिन नहीं आ पाए, बच्चे इधर उधर भग जाते हैं या फिर छूट जाते हैं, उनको वापस स्कूल में बंधाए के रखने के लिए जो ऑनलाइन क्लासेस जो होता है, बच्चे बैठे रहेंगे, शिक्षक रहे या ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑनलाइन में जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड सेशन है वो प्ले किया जाएगा, बच्चे बैठे बैठे अपने अपने स्कूल में अपने अपने इसमें, ये तात्कालिक, दिस इज़ नॉट ए परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, मुझे पता है, बट ये तात्कालिक मेजर है। हम लोग इसको शुरू कर दिए हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है, और इस बार हम लोग ऐसे ऐसे जगह पे जाके शाला प्रवेशोत्सव करवाया जहाँ पे लोग जाते नहीं थे या तो रिजल्ट बहुत कमज़ोर रहता था। तो जिला स्तर का, ब्लॉक स्तर का ऐसे ऐसे जगह पे कराए जहाँ पे पहली बार जिला स्तर के अधिकारियों को लोग देख रहे थे, पहली बार ऐसे जनप्रतिनिधि लोगों को देख रहे थे जो शिक्षा से जुड़ी हुई बातें कर रहे थे। तो ये सब चीज़ें छोटी मोटी पहल हम लोग अपने स्तर पर कर रहे हैं। मैं आशान्वित हूँ कि जिस तरीके से माहौल शिक्षा को लेके माननीय सरकार भी और माननीय मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा परिणाम देखने को आने वाले समय में मिलेगा। धन्यवाद। थैंक यू। एक और सवाल महत्वपूर्ण कलेक्टर साहब आपसे भी था, लेकिन उसके पहले मैं आप सभी को एक बार फिर से बता दूं कि अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो जैसे कि हर पैनल में हम चर्चा करते आ रहे हैं, तो ऐसे भी आप अपना सवाल यहाँ पर रख सकते हैं, हमारी टीम आप तक पहुँच जाएगी, आप अपना सवाल फ्रेम करके रखिएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल कलेक्टर साहब आपसे ये था, शिक्षा को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं और आपने बताया भी है कि किस प्रकार से इसकी बेहतरी के लिए लगातार और सार्थक पहल आपकी ओर से किए जा रहे हैं। दूसरी बात, जब रोजगार की आती है तो आपने उसका भी जिक्र किया, लेकिन फिर भी कई बार वैसी चीज़ें नहीं देख पाती हैं, वैसा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता, क्रियान्वयन की जब बात आती है तो वो वैसा नहीं हो पाता है।
क्या लगता है अगर हम बस्तर की बात करें, और हम अभी चूंकि बस्तर में हैं, यहाँ की कला बहुत समृद्ध है, यहाँ का जनजीवन काफ़ी समृद्ध है, लोग दूर दराज से यहाँ पर आते हैं। ढोकरा आर्ट जो बस्तर का प्रसिद्ध है, यहाँ के आदिवासी अंचल के लोग उसे बनाते हैं, लेकिन उसकी कीमतें काफ़ी ज़्यादा होती हैं और देश और दुनिया भर में प्रसिद्ध है। तो क्या लगता है, क्या इसके उन्मूलन के लिए, इसके उत्थान के लिए, इसकी बढ़ोतरी के लिए, बेहतरी के लिए कुछ ऐसे प्रयास किए जा सके ताकि रोजगार भी मुहैया हो सके और बस्तर की ये जो कला है वो भी आगे एक मुकाम तक पहुंच सके? इसमें काफ़ी मल्टीफेसेटेड क्वेश्चन है ये, उसमें 3-4 तरीके के आंसर्स मैं कोशिश करूंगा कवर करने के लिए। जैसे हमारे यहाँ पे 2021-22 में बादल संस्थान का लोकार्पण हुआ है। बादल बेसिकली बस्तर एकेडमी फॉर डांस आर्ट्स एंड लिटरेचर, यहाँ के संस्कृति को, यहाँ के रीति रिवाज को, यहाँ की ज़िंदगी को संवारने का एक काम उस संस्थान के द्वारा की जा रही है। शुरू में इसमें मात्र हल्बी तक सीमित था। अभी पिछले 1-1.25 साल में हम लोगों ने गोंडी, धुरवी और भत्री, इन तीनों भाषाओं का वहाँ पे क्लासेस हम लोगों ने शुरू करा दिया है, ताकि ये जो लोकल लैंग्वेजेस है उसको हम लोग बढ़ावा दे सकें। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे हम लोगों ने पहले जो है सिर्फ भरतनाट्यम तक था, इस बार हम लोगों ने कथक क्लास वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। भले ही ये मॉडर्न अन्य डांस फॉर्म्स है, बट यहाँ के लोगों को भी अलग अलग डांस फॉर्म्स की ज़रूरत पड़ती है, उसको ध्यान में रखते हुए। इसके अलावा जो आर्ट को संवारने के लिए हमारे पास जो इस संस्थान को मुख्य रूप से इस संस्थान को हम लोगों ने इंदिरा गांधी कला विश्वविद्यालय जो खैरागढ़ में हमारा जो संस्थान है उसके साथ एफिलिएट कराया गया है। वहाँ के द्वारा जो भी डिप्लोमा एंड जो भी कोर्सेज जो जारी होता है उसके आधार पर हमारे यहाँ पे भी कोर्सेज जारी हो रहे हैं। और इसके साथ साथ में वहाँ पे लगातार जो समर कैंप्स अभी हाल ही में हम लोगों ने चलाया था, बहुत ही मतलब विश्वास लायक स्थिति नहीं रहा कि इतने सारे बच्चे, इतने सारे छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बड़े बच्चों तक किस किस तरीके से आर्ट उनमें कण कण में बसा है वो देखने को मिला था। बड़े अच्छे उसमें आर्ट का हो या फिर नाटक का हो, संगीत का हो, यहाँ के जो रीति रिवाज को ध्यान में रखते हुए पूरे कोर्सेज को डिज़ाइन किया गया है, ताकि यहाँ के मूल जो प्रकृति जो है उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। एंड साथ ही साथ में वहाँ पे हम लोग लगातार, जैसे माननीय लोग भी बैठे हैं, इन लोगों के साथ में भी संभाग स्तर के हमारे जितने भी आदिवासी समुदाय के हमारे जो प्रमुख है, जिला स्तर के प्रमुख हैं, उनके साथ बैठ के चर्चा परिचर्चा होती रहती है किस तरीके से इसको और बेहतर किया जा सकता है। कोशिश ये भी करते हैं, इस बार तो हम लोगों ने वार्षिक कैलेंडर भी तैयार किया है कि पूरे सत्र में जितने भी आदिवासी प्रमुख त्योहारें आती है उसको हम लोग वहाँ पे भी मनाएंगे, ताकि बाहर से जो लोग आते हैं उनको समझ में भी आए कि गांव वाले अपने अपने स्तर पर कर लेते हैं, क्योंकि जब तक हम लोग जाते नहीं हैं, उनके साथ रहते नहीं, तो समझ में आता नहीं है। तो इसीलिए उसके जितने भी त्योहारें हैं उसको हम लोग यहाँ पे भी मनाएंगे, ताकि लोगों को पता चले कि खास करके शहर के निवासी या फिर मुझे लगता है कि विश्व आदिवासी दिवस के रूप में ये जो बात हो रही है, इससे बेहतर और इससे अच्छी बात नहीं हो सकती कि जो वार्षिक कैलेंडर यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, इसमें आदिवासी मुख्य त्योहारों का भी जिक्र यहाँ पर किया जाएगा। जी वही मैं बता रहा था कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसके साथ जुड़ सके। एंड जो उद्योग की बात है कि जब आपके पास में कला है तो आपको मौका तो मिलना ही मिलना, ये तो है। इसी उसमें हम लोगों ने अभी बस्तर आर्ट गैलरी, जिसका पिछले 2 साल में इस्टेब्लिश हुआ है, काफ़ी बड़ी मात्रा में हमारे पास आदिवासी बच्चे जो है आते हैं, अपने कला का प्रदर्शन करते हैं। उसी कड़ी में एक अभी हम लोग दसरा हमारा बहुत बड़ा पहचान है बस्तर का, जो पूरे विश्व प्रसिद्ध दसरा है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग जो पुराना तहसील ऑफिस था उसको हम लोगों ने शिफ्ट कराते हुए वहाँ पे बस्तर दसरा पसरा करके एक बड़ा वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट हम करने जा रहे हैं। बेसिकली दसरा संबंधी जितने भी चीज़ें हैं, हमारा पहचान जो है हमारी संस्कृति से है, बस्तरिया का पहचान अपनी संस्कृति से है, उसको संवारने का काम जो है बस्तर का दसरा पसरा प्लेस में हम लोग करने वाले हैं, जहाँ पे एक ओपन एम्फी थिएटर रहेगा। वहाँ पे दसरा संबंधी जितने भी चीज़ें हैं, संस्कृति को संवारने का काम उसमें किया जाएगा। उसमें भी बड़ी संख्या में हम लोग टूरिस्ट गाइड को लेके ट्रेनिंग करना शुरू कर दिए हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग कि जितना फुटफॉल यहाँ पे दसरा के समय में होता है उसमें काफ़ी हद तक वहाँ पे फुटफॉल रहेगी उसमें भी, एंड उद्योग के लिए काफ़ी बड़ा एक मौका जनरेट होगा। एक छोटा सा इसमें जोड़ दूंगा, जस्ट अभी इस कार्यक्रम के जस्ट पहले छत्तीसगढ़ कनेक्ट करके एक कार्यक्रम को कंप्लीट करके मैं आ रहा था, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से लगभग 52 ऐसे टूरिस्ट ऑपरेटर्स पहुंचे थे। हमारे दसरा को जिस तरीके से हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट के तत्वाधान में, उनके मार्गदर्शन में, मुझे लगता है कि टूरिस्ट का इन्फ्लो जितना बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा यहाँ के उद्योग के अवकाश, खास करके संस्कृति से और यहाँ के जीवन शैली को जुड़े हुए जितने भी चीज़ें हैं उसके बढ़ावा मिलता जाएगा।
तो ये संस्कृति से जुड़ते हुए उन्नयन, रोजगार उन्नयन किस तरीके से हो सकता है, एजुकेशन को साथ में जोड़ते हुए, इस तरीके का हमारा प्रयास है। जी, चलिए, दो बहुत ही पावरफुल शख्सियतें हमारे साथ में इस मंच पर मौजूद हैं और आप में से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, कोई कलेक्टर बनना चाहते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है, एक महत्वपूर्ण सवाल कोई एक छात्रा की ओर से आ रहा था, आप सीधे सवाल यहाँ पर कर सकते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दें और फिर आप सवाल रखें। Very good evening, sir. I am Priyanka Dhali, student of BSc final year. सर, जैसे कि ग्रेजुएशन करते हैं उसके बाद बहुत प्रेशर होता है, कोई हायर स्टडीज़ में जाना चाहता है तो कोई मतलब कोचिंग का तैयारी करना चाहता है, सिविल सर्विस में, पीएससी में, सीजी व्यापम में, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो अगर सर कोई कंपटीशन एग्जाम में जाना चाहता है, कोई मतलब सिविल सर्विस या पीएससी में, तो सर क्या साथ में सेकंड ऑप्शन भी रखना चाहिए? जैसे कि सर मैं एक बीएससी की स्टूडेंट हूँ, अगर मेरे को कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करना है तो सर क्या मेरे साथ कोई मतलब सेकंड ऑप्शन भी रखना चाहिए मेरे को, जैसे एमएससी या ऐसे? मतलब सर आपने क्या रास्ता अपनाया? तो सबसे पहले मैं आपको बेस्ट विशेस देना चाहूँगा। आपकी जो इच्छा है, जो पीएससी या यूपीएससी की तैयारी करने का, निश्चित रूप से आप अपना जो इच्छा में सफल होना चाहिए। और साथ साथ में ये भी अनेक कार्यक्रम को बताते हैं, जैसा सर्वप्रथम हमको एक फोकस होना चाहिए, मतलब कोई सर्विस में आना या कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखने के लिए पहले एक अच्छा इंसान, दूसरा एक जिम्मेदार नागरिक वो बनना जरूरी है। उसके बाद जो अपना मन की इच्छा अनुरूप जो भी प्रोफेशन आप सेलेक्ट करना चाहेगा, जैसा आपकी इच्छा है, मतलब पीएससी या यूपीएससी जाने के लिए, जैसा उसमें फोकस्ड अप्रोच कर सकता है। जैसा सेफ्टी के लिए, मतलब कई लोग जैसा हायर एजुकेशन के साथ साथ कंटिन्यू भी करते हैं, जैसे बीएससी के बाद एमएससी या पीएचडी भी करते हैं। लेकिन यदि आपका एकदम फोकस है, मतलब मुझे इसी में आना है करके, आप एक रिस्क भी कर सकता है, मतलब ले सकता है। ये जैसा इसके पूर्व में भी एक दो कार्यक्रम में मैं और कलेक्टर साहब दोनों साथ थे, उस कार्यक्रम में भी इस प्रकार का सवाल आया था, हम ये रेस्पॉन्स दिया थे। ये तो पूरा पीएससी का तैयारी है, यूपीएससी की तैयारी थे, कई फैक्टर के ऊपर निर्भर रहते। लगभग 90% आपकी मेहनत और हार्डवर्क के ऊपर रहते। कई बार कुछ और फैक्टर्स भी होते, कुछ लक फैक्टर्स भी होते हैं, कुछ और अन्य परिस्थिति भी उसके ऊपर काम करते हैं। लेकिन पूरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम रहते हैं, मतलब जो स्टेट सिविल पब्लिक सर्विस कमीशन हो, यूपीएससी हो, आमतौर पर एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम होते। यदि आप मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से सफल हो सकता है। यदि आप आपकी इच्छा है, मतलब इसी में जाना चाहिए, फिर अन्य कोई डाइवर्शन लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके फैमिली सपोर्ट सिस्टम अच्छा है, आपके फैमिली सपोर्ट करना चाहेगा, मतलब ठीक है, आप 2 साल 3 साल इसी में आप टाइम लेकर आप पढ़ाई कर सकते, तैयारी कर सकता करके, फिर आप एक ही अप्रोच के सकता है, तो आप सीधे सीधे उसी के कोचिंग और उसी के परीक्षा की तैयारी कर सकता है। यदि आपका अन्य कोई फैमिली सिचुएशन है या ऐसा कोई परिस्थिति है, आप एक स्कॉलरशिप को लेकर एक सेफ ऑप्शन लेना चाहते हैं, फिर एमएससी या पीएचडी को भी कंटिन्यू कर कर भी तैयारी कर सकता है। जैसा हम लोग के जो क्षेत्र थे, जैसा मैं बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट थे, जो बीएससी एग्रीकल्चर के बाद अनेक लोग एमएससी एग्रीकल्चर जो स्कॉलरशिप ले लेते, जो आईसीआर स्कॉलरशिप होते, लगभग तनख्वाह जैसा उनका महीने भर स्कॉलरशिप मिलते रहते। उसके साथ साथ फिर ये यूपीएससी की तैयारी भी करते। फिर इसमें यदि सफल हो जाए अच्छी बात, नहीं तो फिर एमएससी के बाद फिर रिसर्च लाइन में या एकेडमिक लाइन में चला जाते। इस टाइप का भी ऑप्शंस रहते हैं। मैं पुनः रिपीट करना चाहूँगा, मतलब ये आपकी सपोर्ट सिस्टम के ऊपर भी डिपेंड रहते हैं। यदि आपके फैमिली सपोर्ट सिस्टम आपके लिए काम करेगा, मतलब ठीक आप 2 साल 3 साल रिस्क लेकर यूपीएससी तैयारी कर सकते करके, फिर आप फोकस तरीके से उसी में काम कर सकता है। नहीं तो फिर आप एक सेफ ऑप्शन लेना चाहते हैं, फिर कोई एम्प्लॉयमेंट, नहीं तो कोई हायर डिग्री के साथ साथ भी इसको तैयारी कर सकता है। आपको शेयर करना चाहिए। कोई और सवाल किन्हीं के जहन में? जी सर के जो आंसर है वो कम्प्लीटली अपने आप में कंप्लीट हो गया है। ये एक हमेशा एक बात रहता है कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स खास करके हमेशा एक रिस्की फैक्टर होता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो ऐसे में अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत अच्छी तैयारी करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी हो जाती है। ऐसे में वो एक बड़ा रिस्क रहता ही रहता है। एंड ऐसे में उसी के ऊपर पूरा दाव लगा के बाद में आप पछताओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक प्लान भी हमेशा होना चाहिए। अगर खास करके अगर आपके पास एवेन्यूज़ है उच्च पढ़ाई के लिए, तो उसको ज़रूर करना चाहिए।
अगर इस बीच में एम्प्लॉयमेंट का अगर कोई रास्ता खुला है तो उसको भी लेना चाहिए। साथ ही साथ में मैनेजेबल है ऐसा कोई, क्योंकि हम सब काम करते करते ही इस फील्ड में आए हैं, तो ऐसा नहीं लगता है कि अगर हम कर सकते तो आप लोग भी कर सकते हैं, आप में क्या कमी है, बिल्कुल कर सकते हैं। तो एक हमेशा एक प्लान बी प्लान सी के साथ चलना काफ़ी लॉजिकल है। जी, एक सवाल इधर छात्र की तरफ से आ रहा था। इसमें मैं थोड़ा और ऐड करना चाहूँगा एक जी, बात। जी, प्लीज। जैसा आमतौर पर सबकी जो मन में एक डाउट रहता है, मतलब ये जैसे पीएससी यूपीएससी ये सिर्फ उन परिवार के बच्चे आ सकता है, मतलब जिसमें ऑलरेडी कोई अधिकारी है या ऑलरेडी कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, उन्हीं के परिवार के बच्चे आ सकता है, ऐसा करके कई लोग के दिमाग में रहते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। जैसा यूपीएससी में जैसा मेरे साथ की बैचमेट है और कलेक्टर साहब की भी साथ की बैचमेट, ये स्वयं हम लोग भी हैं, जो मैं तो फर्स्ट जनरेशन जो ग्रेजुएट भी है। मेरा परिवार में 5वीं के ऊपर और कोई नहीं थे, पर सबसे पहले मैं 5वीं के ऊपर गई, 8वीं 10वीं 12वीं करके फिर कॉलेज तक गई, तो फिर रास्ता मिलते गए, फिर हम आगे यूपीएससी तक पहुंच गए। तो ऐसा मेरा अनेक साथी लोग हैं जो एकदम सामान्य परिवार से, कृषक परिवार से है, जो उनके परिवार में और कोई पढ़े लिखे नहीं थे, ऐसा लोग भी मतलब यूपीएससी क्लियर करके कोई इवन डेली वेजेस में भी काम करने वाला जो साथी है वो भी यूपीएससी की तैयारी किया, उन्होंने क्लियर किया। ऐसा कई एग्जाम्पल आपको पेपर में टीवी में देखने के लिए भी मिलेगा। इसमें सर्वप्रथम ये डाउट को हम माइंड से दूर करना पड़ेगा, मतलब ये परीक्षा हमसे होगा नहीं होगा, वो तो निश्चित रूप से होगी यदि आपकी हार्डवर्क होगा और सही आपका गाइडेंस और मार्गदर्शन रहेगा। और कुछ जैसा बहुत कम फैक्टर जो लक फैक्टर होते हैं, बाकी 95% ही, पहले मैं 90 बोल रहा था, लेकिन 95% भी हम हार्डवर्क के ऊपर दाव लगा सकता है। बाकी 5% मतलब हर चीज़ में रहते हैं, मतलब लक तो इवन स्पोर्ट्स में भी रहते हैं और बिजनेस में भी रहते हैं, हर चीज़ में रहते हैं, उस टाइप का 5-10% लक भी रहते हैं। लेकिन ये डाउट सबसे पहले दिमाग से हटा सकता है, ये हमसे होगा नहीं होगा, क्योंकि सबसे हो सकता है, मतलब यदि आपका इतना एज लिमिट है, इतना एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा, निश्चित रूप से आपका यूपीएससी पीएससी में तैयारी देने मतलब अपेयर होगा, ज़्यादा चांस है आपका एग्जाम क्लियर करने का है। इसीलिए कहा भी जाता है कि कर्म कीजिए, फल की चिंता ना कीजिए। जी, एक सवाल इधर से आ रहा था। सर, मेरा नाम मनीषा नाग है। सर, मैंने कुछ समय पहले पूछा था लैंग्वेज के बारे में। सर, हम लोग आदिवासी हैं हम लोग, और हम लोग ना बहुत ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। तो सर मेरी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, मेरी नहीं सबकी, क्योंकि सर मैं अभी बीएससी फाइनल ईयर में हूँ और कॉलेज में इंग्लिश में पढ़ाते हैं और उसमें से बहुत कम मेरे को समझ में आता है। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा से सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ और वहाँ पे हमने इंग्लिश सब्जेक्ट के अलावा, जो सब्जेक्ट होता है ना, उसके अलावा हमने कभी इंग्लिश पढ़ी ही नहीं है सर। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारा जो बेस है, यानी कि प्राइमरी मिडिल, वहाँ से जितनी मात्रा में हमको हिंदी पढ़ाई जाती है उसी के बराबर हमको इंग्लिश भी पढ़ाई जाए। ये सर आप यहाँ के मतलब हमारे जिले के ऐड है, तो मैं चाहती हूँ कि जब तक आप हैं तब तक इस समस्या का समाधान करके जाए। हम लोग पहली बार सर के उसमें तो तमिल और इंग्लिश होगा, मैंने पहली बार हिंदी का आई जो है 8th स्टैंडर्ड में सीखा। तब तक तो 7वीं तक तो हम लोग जो है कन्नड़ मीडियम में पढ़ रहे थे। पहले इंग्लिश तो हमारे पास 5वीं के बाद इंट्रोड्यूस हुआ, 8वीं के बाद जो है हम लोग हिंदी का आई सीखना शुरू किया। आज के दिन में मैं किसी के साथ भी हिंदी में ऐसे बोली बोल सकता हूँ कि बोल ही नहीं सकते कि मैं कर्नाटका से बिलोंग करता हूँ। मेहनत है बस। आप अपने आप को कम बोलोगे कि मैं अरे इंग्लिश में नहीं, इंग्लिश में बोलेंगे तो कैसे होगा। आज के दिन में आपके साथ आपके बराबरी में हिंदी में बोल सकता हूँ, आपके साथ बराबरी के हिंदी बोल सक रहा हूँ, तो इसीलिए क्योंकि मैंने उसके ऊपर मेहनत किया। मैंने ये नहीं बोला कि अरे यार मेरी हिंदी ठीक नहीं है, अगर मैं पीछे रह जाऊंगा तो बात नहीं कर पाऊंगा। अपने आप को कभी कम महसूस नहीं करने दें। बेस ऐसा कुछ नहीं होता है, जैसे 8th स्टैंडर्ड है, बेस 8th स्टैंडर्ड में थोड़ी बनता है। हिंदी तो मैंने सीखा। सर मेरे कहने का ये मतलब नहीं था कि पहली दूसरे से ही उनको सिखा जाए, धीरे धीरे करके। जैसा मैं आपके इसके लिए बताना चाहूँगा, ठीक प्लीज़ बैठ जाओ। जैसा हमेशा बोला जाते हैं, जैसा जो अंग्रेजी है इट्स अ लैंग्वेज, इट इज़ नॉट ए नॉलेज। ठीक, जैसे वो सिर्फ एक भाषा है, जैसे हिंदी एक भाषा है, तमिल एक भाषा है, बंगाली एक भाषा है, वैसी अंग्रेजी एक भाषा है। वो ज्ञान नहीं है। ठीक, भाषा अलग है, ज्ञान अलग है। ठीक, आप ज्ञान अपना मातृभाषा में भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसा गोंडी हल्बी जो ज्ञान गुड़ी भी उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर है, और हिंदी से भी, बंगाली से, पंजाबी से, कोई भी भाषा से आप ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। ठीक, अंग्रेजी जाने से फ़ायदा यह है, मतलब आप कई दूसरे देश में जा रहा है, कोई आप कम्युनिकेशन थोड़ा आराम से कर सकते हैं, लेकिन कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी करने के लिए
अंग्रेजी जाना ऐसा जरूरी नहीं है। जैसा आज की डेट में मतलब सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम भी है, आप अपना मातृभाषा हिंदी में दे सकता है। मेरा बैच का अनेक टॉपर्स है जो हिंदी मीडियम का है और हिंदी में परीक्षा दिया, और जैसा तमिल में भी परीक्षा दे सकता है। आप जैसा तमिल यदि उनका इंग्लिश नहीं जान रहा है, वो तमिल में भी परीक्षा देकर यूपीएससी में टॉपर भी बन सकता है, सेलेक्ट भी हो सकता है। इसलिए लैंग्वेज जाना ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। यदि जान जाएगा अच्छी बात है, आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपकी कॉन्टैक्ट सर्कल थोड़ा बढ़ सकता है। और जैसा उसके लिए उम्र कोई सीमा भी नहीं है, ठीक। जैसा शासन का कोशिश ये रहेगा मतलब प्राथमिक स्तर से ही भी मतलब लोग अच्छे सभी काम के लायक जो भाषा सीख ले, समझ ले करके, बाई चांस यदि वो अवसर नहीं मिलेगा, बड़े होकर भी आप प्राइवेटली भी सीख सकते हैं। जैसे कलेक्टर साहब भी बताए थे, उन्होंने हिंदी थोड़ा लेट शुरू किया। मेरा तो मतलब 23 साल की उम्र में जो हिंदी का शुरुआत हुआ, आ ई जैसा हिंदी के जो अल्फ़ाबेट है, 23 साल में जो पुलिस अकेडमी जाने के बाद जैसा हमको क्लास लेने, क्योंकि हमारे गांव में तो ये तमिल का भाषा का मीडियम थे, फिर बाद में जैसा सर्विस में आने के बाद अकेडमी में सीखा जाता, फिर हमको पास करने पड़ते, तभी सर्विस कंफर्म होते, मतलब लैंग्वेज पास होने के बाद सर्विस कंफर्म होते। फिर अभी थोड़ा बहुत काम चलाओ टाइप का बोल सकता, लिख सकता, पढ़ सकता, इतना तो हो गया ना। फिर कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रहे थे। जैसे मैं पुनः लास्ट में आपकी सवाल की जवाब में ये बताना चाहूँगा, लैंग्वेज के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करना, ठीक। नॉलेज अपना मातृभाषा में भी अर्जित कर सकता, उसको लेकर आगे बढ़ सकता। यदि मौका मिलेगा, शासन तो मौका देगा, अभी भी दे रहा है और आगे भी कई कुछ प्लान्स आ सकता है, उसमें आपको और अवसर मिलेगा। लेकिन प्राइवेटली भी आप कोशिश कर सकता है। यदि जितना और ज़्यादा लैंग्वेज आप सीख जाएगा, कई लोग फ्रेंच भी सीखते हैं, जैसा मौका मिलेगा तो प्राइवेटली यूट्यूब ये व्हाट्सअप देखकर भी कई लोग फ्रेंच भी सीख लेते, जर्मन भी पढ़ लेते। वो तो काफ़ी इंटरनेट से भी आपका अवसर मिल जाता है। जितना जानकारी आप भाषा की जानकारी, उतना आप कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, उससे आपको आगे बढ़ने का और अवसर मिलेगा। लेकिन हमको इंग्लिश नहीं आ रहा ऐसा करके कभी कोई डाउन नहीं फील करना, ठीक। उससे कोई फर्क नहीं पड़ते, आप हिंदी से भी अच्छा परीक्षा दे सकते, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक। निश्चित रूप से आईजी साहब ने अभी जो बात कही है बहुत ही बढ़िया बात है, और आप सब लोगों को उसका अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश सिर्फ हौवे के रूप में हमारे सामने आती है और हम कई बार घबरा जाते हैं। हमें लगता है कि हम कैसे किसी से बातचीत करेंगे, हम कैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेस करेंगे। लेकिन इंग्लिश वाकई में ऐसी कोई बाधा नहीं होती है, क्योंकि हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में कई IAS IPS ऐसे हैं जिन्होंने इंग्लिश को एक तरफ हटाकर कई ऐसे सब्जेक्ट्स लिए जिसके जरिए वो IAS IPS बने और बहुत अच्छे पोजीशन, अच्छी रैंकिंग के साथ आए हैं। आपके पास सबसे बड़ा उदाहरण तो मतलब मैं भी दूंगा, आप सब लोग जानते भी हैं, OP चौधरी साहब हैं जो अभी मिनिस्टर्स भी हैं। वो हिंदी सब्जेक्ट लेके UPSC उन्होंने क्लियर किया है और उसके बाद IAS बने थे। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। इसी तरह एक और IAS साहब हैं, मतलब कैसर साहब हैं, कैसर, उन्होंने उर्दू सब्जेक्ट लिया था और वो IAS बने। मतलब बहुत बड़ी बात है। इंग्लिश वाकई में कोई हवा नहीं है, आपको सिर्फ एक माध्यम जो है कि उसको हम कैसे सुधारें, उसके लिए कोशिश करना पड़ेगी। अब इस ज़माने में जब इंटरनेट हमारे पास है, बहुत सारी चीज़ें सर्च करके हम बाकायदा उसको, अपनी लैंग्वेज को और बेहतर कर सकते हैं और तमाम चीज़ों के लिए आगे आ सकते हैं। तो वाकई में आईजी साहब ने और कलेक्टर साहब ने जो चीज़ें बताई हैं आपको, उसको अनुसरण करना चाहिए आप लोगों को, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। मेरा सवाल माननीय श्री कलेक्टर सर जी से है। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि सर, मैं प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती हूँ और मेरा ये सवाल है सर, जैसा कि प्रशासनिक सेवा का जो सिलेबस है वो बहुत ही वृहद है और जब हम उसकी तैयारी करते हैं तो उसके दौरान जो नोट्स वगैरह हमें बनाना चाहिए जो हमारे आगामी एग्जाम्स में काम आए, तो वो नोट्स हमें कैसे बनाना चाहिए सर, इसके लिए कुछ टिप्स दीजिए प्लीज़। वो बृहद इसलिए है क्योंकि आपका प्रत्येक डिसीजन जो है बृहद स्तर पर लोगों का ज़िंदगी इम्पैक्ट करता है, ठीक है। इसलिए मैं तो मानता हूँ कि जितना सिलेबस बृहद रखेंगे उतना कम ही पड़ेगा, ठीक है। रही बात आपके सवाल की, नोट्स कैसे बनाना है या फिर कैसे पढ़ाई करनी है, इसमें नहीं, सिविल सर्विसेज में नहीं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पहला हमको ये समझना चाहिए कि क्वेश्चन का एंगल क्या है। क्वेश्चन का एंगल समझना है, एनालिटिकली उस क्वेश्चन को आपको समझने की ज़रूरत है। किसी भी क्वेश्चन के पीछे की 3-4 पहलू होते हैं, 3-4 लेयर्स होते हैं। एक
इकोनॉमिकल एंगल होता है, एक सोशल एंगल होता है, एक कल्चरल एंगल होता है, एक पॉलिटिकल एंगल होता है, एक इंटरनेशनल अगर है तो इंटरनेशनल एंगल रहता है। तो ऐसे में उसके अलग 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 लेयर्स होते हैं। उसमें क्या समझने के बाद क्यों और कैसे ये भी समझना ज़रूरी है। एंड कोई भी चीज़ को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप लोग प्रायशः देखे होंगे कि उसके कोई भी प्रश्न का जो है आपको विरोध में भी लिखना पड़ेगा, आपको उसके पक्ष में भी लिखना पड़ेगा। इतना आपके पास कंटेंट होना चाहिए। उसके लिए आपको डीप एनालिसिस करने की ज़रूरत है। आपका नोट्स भी उसी तरीके से होना चाहिए, फैक्ट्स अपनी जगह, बट उस फैक्ट्स को आप अपने क्वेश्चन के अनुरूप किस तरीके से लिख सकते हैं, इसके ऊपर पूरा आपका आंसर बनता है। एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का कोई निश्चित आंसर नहीं है। जैसे 10th में आपका 1.5 पन्ने का आया, उसको अच्छे से रट लिया और वहाँ पे जाके लिख लिया, हो गया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसा नहीं होता। जैसे आपने अभी क्वेश्चन किया मुझसे, तो मैं क्वेश्चन आंसर इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि आपके क्वेश्चन को मैंने समझा। समझने के बाद एक प्रयास मैं कर रहा हूँ कि आपको अपने आंसर से खुश कर सकूँ। आप उसको समझने की ज़रूरत है कि क्वेश्चन किस एंगल से पूछा जा रहा है, उसके अलग अलग पहलू हैं क्या है, उसके आधार पर आपके आंसर्स बनते जाएंगे। इसके बीच में थोड़ा बहुत फैक्ट्स डालो, अपने आप आपका आंसर कंप्लीट। लैंग्वेज बैरियर को लेकर जो लगातार बात हो रही थी, भाषाओं को लेकर जो बाध्यता आती है, वो सिर्फ एक कहीं ना कहीं दिमागी तौर पर वो हमारे ऊपर में हावी हो जाती है। क्योंकि जो दो खास मेहमान और जो पैनलिस्ट हमारे साथ में बैठे हुए हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं और कलेक्टर साहब हैं, दोनों ही अलग स्टेट से आते हैं। एक ने कर्नाटक के बारे में कलेक्टर साहब ने बोला है और उसके बाद में तमिलनाडु से आईपीएस सर आते हैं। तो ये भी एक बात निकलकर सामने आई कि किसी भी प्रकार के कोई चैलेंज नहीं होते जब तक आप उसे चुनौती नहीं मानते हैं, और कोई भी चीज़ें आपके राह में बाधा नहीं बन सकती। एक आखिर सवाल हम लेते हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें हम सम्मानित भी आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से करने वाले हैं। एक आखिर सवाल। मेरा सवाल कलेक्टर सर से है। सर, आप हल्बी कैसे में सीखे? बहुत अच्छा हल्बी गाना गाते हो। इसी को लेकर मेरा अगला जो बात होने वाला था कि मैंने भी ये सुन रखा है कि कलेक्टर साहब बहुत अच्छी हल्बी में गाना गाते हैं, और उसके लिए मैं आपसे दरख्वास्त भी करने वाली थी कि आप ज़रूर ये गाना गुनगुनाइए। और चलिए, चूंकि बच्ची ने ये सवाल कर भी दिया है तो हम चाहेंगे कि आप वो गुनगुनाएं और हम सभी को सुनाएं। भाषाओं की जो बात हो रही थी ना जी, भाषा कभी सीमा नहीं बनती है। भाषा एक्चुअली आपके इंटेलेक्चुअल विस्तार जो है उसको बढ़ाती है, एंड एक मध्य जुड़ने का। तो आप जहाँ है, जैसा देश वैसा भेष। जैसे हम लोग जैसे यहाँ पे आए तो हल्बी और गोंडी प्रमुखता से बोली जाती है, तो हम हल्बी लगभग सीख लिए हैं। कन्वर्सेशन में अभी भी थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, बट अगर कोई सामने वाला कुछ बोलता है तो 100% हमको समझ में आ जाती है। गोंडी इसलिए नेचुरली हमको समझ में आ जाती है क्योंकि गोंडी में काफ़ी हद तक तेलुगु और कन्नड़ा के वर्ड्स हैं, तो गोंडी हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। हल्बी थोड़ा सा मराठी मिक्स हो जाता है, उस वजह, छत्तीसगढ़ी भी मिक्स होती है, हिंदी भी मिक्स होती है, उस वजह थोड़ा दिक्कत होता है। बट एज ऑफ टुडे मेरे लिए दोनों भाषाएं जो है काफ़ी हद तक समझ में आना शुरू हो गया है। थोड़ा बहुत कॉन्वर्जेशन छोटा मोटा कर लेता हूँ मैं उसमें। गाने की बात तो भाई आप ही गा दो यार, माइक दे दीजिए, वही उसी को गाने दीजिए। नहीं, मैं तो गा के थक गया हूँ। आप गाइए ना, मेरे लिए भी गाइए, मेरे लिए भी कोई सर। सभी यहाँ पे जो बैठे हुए हैं वो सभी आपको सुनने के ज्यादा इच्छुक हैं और इसीलिए उत्सुक भी बैठे हुए हैं। चलिए, आदिवासी दिवस के अवसर पर पिछले साल मैंने इस गाने को लॉन्च करवाया था, और एक और अभी फिर से आदिवासी दिवस, उसी के उपलक्ष्य में इस गाने को मैं फिर से हमारे सभी बस्तर अंचल के निवासी और हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए फिर से इसको डेडिकेट करता हूँ। हरिक हरिक रवा हो, हरिक हरिक गवा हो, आमी आओ बस्तरिया, आमी आओ बस्तरिया हो दीदी मन, आमी आओ बस्तरिया, आमी आओ बस्तरिया हो दादा मन, आमी आओ बस्तरिया। हरिक हरिक रवा हो, हरिक हरिक गवा हो, आमी आओ बस्तरिया। थैंक यू। बहुत प्यारा आपने ये गीत गाया है, और इसी को लेकर जो लगातार जो चीज़ें कैसे कनेक्ट होते जा रही थी कि लैंग्वेज बैरियर को लेकर हमने बात की, हिंदी और इंग्लिश से जो इस चर्चा की शुरुआत हुई वो आकर हल्बी में और इस गाने में खत्म हुआ है। एक बार फिर से जोरदार तालियां।
तो बहुत अच्छी और सारगर्भित ये चर्चा हुई है जिसमें कई मुद्दों को लेकर हमने बातचीत की है। आप में से कई ऐसे बच्चे थे जिन्होंने इंटरेक्शन भी किया है, सवालों के अपने जवाब भी पाए हैं। हमारे साथ में मंच पर आईपीएस ऑफिसर, कलेक्टर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं और कई मुद्दों को लेकर हमने सारगर्भित रूप से चर्चा की है कि किस प्रकार से बस्तर संभाग में यहाँ पर शिक्षा की अलग जगाई जा रही है, विकास की नई इबारत किस प्रकार से गढ़ी जा रही है, सभी को लेकर हमने विस्तृत रूप से चर्चा यहाँ पर इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से की है। एक बार पुनः आप दोनों का बहुत शुक्रिया।